करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछा गया इंडियन पॉलिटी से, वो क्या रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है इंडियन पॉलिटी से पूछा गया, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन विच। पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है वह कैसा सिस्टम होता है, और आपको इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। देख लीजिए, चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को आपको सबसे पहले समझना होगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे होती है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझने के लिए आपको समझना होगा कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी यदि आपने समझ लिया तो आपको समझना होगा कि डेमोक्रेसी के कितने टाइप्स होते हैं और उस टाइप के अंदर क्या क्या होता है, तभी आप इस क्वेश्चन का जवाब आप दे पाएंगे। तो देखिए, मैंने जो पढ़ा है ये लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं आपके कोर्स में डाल दूंगा, सो आप इसको आराम से देख लीजिएगा। क्या है डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी जो होती है वो दो टाइप की डेमोक्रेसी होती है, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसे हिंदी में कहा जाता है, और इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, इंग्लैंड में जो डेमोक्रेसी है, अमेरिका में जो डेमोक्रेसी है, वो किस टाइप की डेमोक्रेसी है, वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं वो तीन फीचर्स हैं, एक है रिफरेंडम, दूसरा है इनिशिएटिव और तीसरा है रिकॉल। अब ये तीनों चीज क्या होती है। रिफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह, कि मान लीजिए आप एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और वहां पे गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी लानी हो, कोई लॉ लाना हो, तो गवर्नमेंट अपने आप से वो लॉ नहीं लाती है, वो जनमत संग्रह कराती है, वो रेफरेंडम कराती है, यानी कि लोगों से पूछती है। वहां पे जो वोटिंग सिस्टम होता है वो सिर्फ सरकार चुनने के लिए नहीं होता है। सरकार चुनने के बाद जब सरकार सत्ता में आती है, उसके बाद सरकार को यदि किसी भी टाइप की कानून बनाना है और सरकार को ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये कानून बनाने से पहले मुझे एक बार जनता से पूछ लेना चाहिए कि जनता ये कानून चाहती है क्या नहीं चाहती है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आप न्यूज में देख रहे होंगे, किसानों जो है सड़क पे उतर आए हैं पंजाब में, यूपी में, क्योंकि भारत सरकार ने किसान संबंधी कुछ रिफॉर्म्स लाए, कुछ कानून बनाए, है ना। और किसान कह रहे हैं कि नहीं, ये कानून हमारे हित में नहीं है, इससे हमारी जो भी आमदनी है वो और खराब हो जाएगी। अभी वो खराब होगी या नहीं होगी ये अलग बात है, ये हम कभी और डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कानून बनाने से पहले जनमत संग्रह करवाया जाता है, रिफरेंडम करवाया जाता है, लोगों से पूछा जाता है कि भैया ये कानून बना रहे हैं, हम बनाएं क्या। और वहां पे मान लीजिए कि किसी शहर का पॉपुलेशन 100 लोगों का है, उन 100 लोगों में से यदि 51 लोगों ने कह दिया कि हाँ ये बनाइए, तो फिर वो कानून जो गवर्नमेंट होती है वो बना देती है, यानी कि उसमें भी मेजोरिटी मतलब चाहिए। यदि मेजोरिटी ने कह दिया कि हाँ ये कानून बननी चाहिए, तो गवर्नमेंट वहां पे कानून बना देती है। तो इस टाइप के डेमोक्रेसी को कहा जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में ऐसी कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया में हम सिर्फ सरकार चुनते हैं, उसके बाद सरकार अपने हिसाब से जो उनको पसंद है या फिर लगता है कि जो समाज के हित के लिए है, जो देश के हित के लिए है, वो उस अकॉर्डिंग कानून बनाती है, जिनमें लोगों का कोई मतलब हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है इनिशिएटिव यानी कि पहल। अभी पहल इनिशिएटिव क्या होता है, मान लीजिए कि सरकार सत्ता में आ चुकी है, ये मैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं जो इंडिया में नहीं है। ठीक है, सो इनिशिएटिव, अभी इनिशिएटिव में क्या होगा, मान लीजिए किसी सरकार ने गवर्नमेंट तो बना लिया है, उसके बाद वो कुछ कानून बना ही नहीं रहे हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है यार यहाँ पे ऐसी कानून बननी है। कभी कभी आप लोगों को भी लगता है कि देश में हमारी ऐसी कानून होनी चाहिए, है ना, लेकिन सरकार वो कानून नहीं बना रही है। तब फिर क्या करता है, लोग सारे मिल करके ही आपस में ये इनिशिएट लेते हैं कि हमें ये कानून चाहिए, और वो सरकार के पास जाते हैं, सरकार पे दबाव डालते हैं कि हमें ये कानून चाहिए, सरकार वो कानून को बनाती है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है रिकॉल यानी कि वापस बुलाना। वापस बुलाने में क्या होता है, यानी कि मान लीजिए आपने किसी को चुन करके भेज दिया पार्लियामेंट में, है ना, आपने सत्ता चुन लिया, आपने सरकार चुन लिया, अपना नेता चुन लिया, लेकिन आपको कहीं पे ऐसा फील हुआ कि यार हमने जिसको चुना है ये हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, मजा नहीं आ रहा है उसके काम को देख करके, वो भ्रष्ट हो चुका है, वो करप्ट हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको रिकॉल कर सकते हैं, यानी उसको वापस बुला सकते हैं, भाई छोड़ दो, तू अपना काम मत कर, है ना। जैसे प्राइवेट कंपनी में होता है, आप एम्प्लॉय को हायर करते हैं, यदि वो एम्प्लॉय आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता है, यदि वो टारगेट पूरा नहीं कर पाता है, तो क्या करते हैं, आप उसको रेजिग्नेशन लेटर देकर के टाटा बाय बाय कर देते हैं। इस टाइप के जो तीन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, तीन महत्वपूर्ण जो औजार हैं, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है। तो मेरे अंदाज से आप लोगों को समझ में आया डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। एनी डाउट हियर डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में, समझ लिया। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के तीन जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है, रिफरेंडम, इनिशिएटिव और रिकॉल, ये तीन चीजें हैं।
ओके, अब हम आते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है ये दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, एक होता है उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी कि जो प्रेसिडेंट के अधीन चलता है। इंडिया में डेमोक्रेसी कैसी है, कोई मुझे बताएगा? पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल है? कोई मुझे बताएगा? पार्लियामेंट्री, यस, क्वेश्चन मार्क नहीं होनी चाहिए, है ना। इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, क्योंकि पार्लियामेंट्री यहाँ पे सबसे मेन होते हैं, है ना। सारा कानून पार्लियामेंट में बनता है और फिर बाद में प्रेसिडेंट उसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, वहां पे सब कुछ राष्ट्रपति के अधीन होता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में कैसा है? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक होती है पार्लियामेंट्री और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद होता है पार्लियामेंट्री भी कैसी? पार्लियामेंट्री में भी दो टाइप डेमोक्रेसी होते हैं, एक होता है एकल और दूसरा होता है सॉरी, एक होता है सिंगल और दूसरा होता है फेडरल। तो देखिए, अमेरिका में पार्लियामेंट भी है, अमेरिका में प्रेसिडेंट भी है, लेकिन अमेरिका में सिंगल है, वहां पे फेडरल सिस्टम नहीं चलता है। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में पार्लियामेंट्री और फेडरल है ना। यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, यानी कि एक तरफ आपका केंद्र सरकार है और दूसरी तरफ आपका राज्य सरकार है, इसलिए इसको संघीय सरकार कहा जाता है, संघ। और भारत के संघ में कौन शामिल है? भारत के संघ में, भारत में जितने भी राज्य, जितने भी स्टेट हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, ये सारे शामिल होकर के भारत को एक संघ का निर्माण करते हैं। तो इसलिए भारत की जो सरकार है वो कैसी है? वो फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। अभी आपको अब एक्सप्लेन मैंने सारा कर दिया, ये सारा एक्सप्लेनेशन पहले भी हमने किया, जो नए बच्चे हैं उसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया ताकि वो इस क्वेश्चन का आंसर अब दे पाए। अब देखिए इस क्वेश्चन के आंसर में क्या है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन? पूछा गया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एज, पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसी होती है? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेटिव इन गवर्नमेंट। पूरा बकवास है ना, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आपने देखा कभी पार्लियामेंट में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी होती है सबके सब गवर्नमेंट में होता है? नहीं ना, क्योंकि पार्लियामेंट में ओपोजिशन भी चाहिए, विपक्ष भी चाहिए। तो यदि विपक्ष भी सरकार में हो तो फिर विपक्ष काहे का? तो इसलिए ऑल पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये पार्लियामेंट में, सरकार में नहीं होते। हाँ, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में हो सकती है, क्योंकि जो लोग हार जाते, जैसे कांग्रेस हार गई है, लेकिन कांग्रेस हारने के बाद भी तो पार्लियामेंट में बैठती है, क्योंकि उसके कुछ मेंबर जीत के आए हैं, इसलिए वो पार्लियामेंट में बैठती है, लेकिन वो सरकार में नहीं बैठती। सरकार कैसे चलता है? सरकार चलता है मेंबर ऑफ, मतलब उसके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होते ही होते हैं, प्लस उसके कैबिनेट होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, ये सारे लोग मिलकर के सरकार चलाते हैं। तो इसलिए पहला ऑप्शन जो है वो पूरी तरह से गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है? द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। इसका जब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जब आप पढ़ेंगे, जब आप पार्लियामेंट वाला मेरा चैप्टर आप पढ़ेंगे, आपको मैं रिकॉर्डेड क्लास में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो यहां पर मैंने ये बात बताया है कि आर्टिकल नंबर जो 75 है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 75 है, ये बताता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होती है, ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के प्रति वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। सो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट और पार्लियामेंट ही उसको हटा सकता है ना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिकॉल वाला सिस्टम है, यानी जनता चाहे हटा सकती है, लेकिन एक बार आपने इंडिया में सरकार चुन लिया तो 5 साल तक आप हटा ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। देखा जाए तो आप सरकार को नहीं चुनते, आप तो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आप उनको चुनते हैं, फिर वो लोग आपस में मिलकर के सरकार बनाते हैं, और सरकार बनाने के बाद वो लोग सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं पार्लियामेंट के प्रति। और यदि पार्लियामेंट में भी कहां पे? लोकसभा में। इंडिया में क्या है? लोकसभा में मेजोरिटी जिनके पास है वही सरकार बना सकते हैं, और यदि लोकसभा में आपकी मेजोरिटी कम हो जाती है तो फिर आप सरकार से हट जाते हैं, सरकार आपकी गिर जाती है ना। इस तरह की चीजें आपने देखी होगी, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में भी जब सरकार बना था तो देखिए पहले सरकार किसने बनाया था? एनसीपी और बीजेपी ने मिलकर बनाया था। उसके बाद एनसीपी जब हट गया, यानी कि अभी एनसीपी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो ली कि हम बीजेपी के साथ नहीं आएंगे, तो उनकी सरकार गिर गई, फिर नई सरकार बनी। तो इस तरह से चलता है,
ठीक है, सो ऑप्शन बी आपने देख लिया। अब ऑप्शन सी क्या है, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय एंड कैन बी रिमूव बाय देम। नहीं, ये कब हो सकता था, ये जब इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती तब होता, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ फिक्स टर्म। यानी कि गवर्नमेंट को जो है पार्लियामेंट चुनती है, लेकिन उसे फिक्स टर्म से पहले हटा नहीं सकती। जैसे कि आपको पता है कि यदि एक बार कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है लोकसभा से, तो वो 5 साल के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। प्रधानमंत्री कोई 5 साल के लिए बन सकता है, मुख्यमंत्री कोई 5 साल के लिए बन सकता है, लेकिन उसके पहले भी उसको हटाया जा सकता है। आपने महाराष्ट्र में देखा है ना, एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर सरकार गिर गई। 1998 में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। तो इस तरह से बहुत बार आपने देखा होगा अपने जीवन में, आपने जीवन काल में देखा होगा, ऐसी चीजें होती रहती है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सबसे करेक्ट ऑप्शन है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन भी आपको मेरे ही बिल्कुल मेरे स्लाइड से ही आए हुए हैं, है ना। क्या था यूपीएससी में क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सॉरी विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द इंडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य, यानी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है वो वेलफेयर स्टेट के बारे में बताता है। ठीक है, ये यदि आपने मेरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी डीपीएसपी वाला यदि आपने रिकॉर्डेड मतलब लेक्चर मेरा सुना होगा, तो उसमें ये सीधे सीधे देखिए जो पॉइंट लिखा हुआ है मैंने यहीं पे, स्टेब्लिश ऑफ वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य की निर्माण करना, किसकी विशेषता है, पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 के बीच में जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 किससे लिया गया है, रिलेटेड है, वो है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से ली गई है, बोरो बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज जो है भारत के संविधान में सम्मिलित की गई। वेलफेयर स्टेट क्या होता है, वेलफेयर स्टेट का मतलब, वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि एक कल्याणकारी राज्य, जैसे कि सरकार का काम सिर्फ कानून बनाना या फिर लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाना ये नहीं होता है। सरकार का काम होता है कि जो गरीब, जो वंचित, जो पिछड़े लोग हैं उनको भी हम एक मुख्य धारा में जोड़े, उनको भी हम मेन स्ट्रीम में लाएं। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब यही होता है कि किसी को भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए, है ना। मतलब सरकार की जो भी पॉलिसी है, सरकार की जो भी लाभदायी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो हर एक तक पहुंचे। जैसे सरकार की योजना है कि 2022 तक, है ना, शायद 2022 तक ही है कि सबके मतलब सिर के नीचे छत होगा। तो ये कल्याणकारी योजना है। तो ये कल्याणकारी योजना में भागीदारी कौन होंगे, गरीब लोग होंगे, है ना, जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जिनकी वीक होगी। तो गवर्नमेंट का हमेशा ये काम होता है, ये काम होता है वेलफेयर स्टेट का। और इसे कंपलसरी नहीं किया गया है, कंपलसरी यानी कि गवर्नमेंट को ऐसा करना ही चाहिए ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट को जब कुछ ऐसा फील हो, जब कुछ ऐसा लगे कि ऐसी कुछ योजना बनानी चाहिए जिनसे लोगों को थोड़ा लाभ मिलेगा, लोग खुश होंगे और अगले साल फिर से हमको चुन करके लाएंगे, तो गवर्नमेंट जो होता है वो ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाती है। देखिए यहाँ पे सिर्फ 4 ऑप्शन दिए गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल और 7th शेड्यूल। ठीक है, तो आपने देख लिया कि जो मैंने पढ़ाया सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हुए हैं। तो सीधा सा आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसलिए मैंने लिखा है कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन दू, इतना तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसा कुछ पूछा जाता और वहां पे 1-2 ऑप्शंस और बताए जाते हैं, सो हो सकता है कि फंडामेंटल राइट्स भी इसका आंसर सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर अपने को देना है, तो इसमें डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में भी आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 17, है ना, इसमें भी यही बताया गया है। उसमें रिजर्वेशन की बात की गई है। तो रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, भाई होता है कि जो समाज के पिछड़े तबके हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में लाएं, तो वो भी एक वेलफेयर योजना ही है, उसको भी एक वेलफेयर ही पार्ट समझेंगे। तो यदि वहां पे मतलब 2 ऑप्शन हमें चुनने रहते तो हम फंडामेंटल राइट्स भी चुन सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन चुनना है, इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आगे। प्रीएम्बल क्या होता है, देखिए जब भी आप कभी कोई बुक खरीदते हैं ना, तो बुक खरीदने के पहले एक
स्टार्टिंग में एक पेज लिखा रहता है जहां पे लिखा रहता है कि बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर होंगे, क्या क्या होंगी, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें वहां पे लिखी रहती है कि जो बुक लिखने वाले के मन में क्या था, वो क्यों बुक लिखी है, ऐसा प्रीफेस टाइप का, है ना। आपने जब भी कभी बुक खरीदा होगा तो आपने देखा होगा कि पहले दूसरे पन्ने पे ये बातें लिखी रहती है, तो आपको वो प्रीफेस पढ़ करके ये समझ में आ जाता है कि इस बुक के अंदर क्या क्या कंटेंट होगा। उसी तरह से प्रियम्बल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें लिखी गई है उन सारे बातों का एक सारांश जो है वो प्रियम्बल के अंदर इंक्लूड किया गया है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, प्रियम्बल क्या होता है इसके बारे में डिटेल लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएंगे, कोई आप चिंता करने वाली बात नहीं है। जो चीज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं आप समझ जाइएगा कि आपको क्लास वो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, सो आप वहां से चीजें समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए कुछ अब मैंने ये क्वेश्चंस आया है और ये क्वेश्चंस की डायरेक्ट स्लाइड नहीं है, लेकिन देखिए यहां पे मैंने लिखा है कि किस किस आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मेरे कौन से चैप्टर, मेरे चैप्टर है ना, कोई बुक बिक की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स, सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लास, उसको आप फॉलो कीजिए। इंडियन पॉलिटी का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके आंखों के सामने से गुजरा नहीं होगा, जो मैंने पढ़ाया नहीं होगा, इस चीज की गारंटी। और उसी गारंटी को प्रूव करने के लिए आज आपके सामने ये लेक्चर पेश है जहां पे यूपीएससी के क्वेश्चंस और मेरे पढ़ाए गए चीजें आपको दिख रही है। सो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है सिर्फ एक चैप्टर से आपको पढ़ने से नहीं मिलेगा, प्रियम्बल पढ़ने से कुछ बातें समझ में आएगी, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने से कुछ समझ में आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ने से समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि कोई कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसका एक ही चैप्टर में आंसर नहीं रहता, आपको कुछ चैप्टरों का मिक्स करके यदि आपने पढ़ा है, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, तभी उसका आप आंसर दे पाएंगे। तो क्या है क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो क्या है पहला स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए यहां पे जो मेन की पॉइंट्स है वो है बेसिक स्ट्रक्चर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। ये सारी चीजें जो है फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। जैसे प्रियम्बल आप पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में आप देखेंगे कि फंडामेंटल सेक्युलरिज्म की बातें लिखी हुई है, डेमोक्रेसी की बातें लिखी हुई है, फेडरलिज्म की बातें लिखी हुई है, को समझ में आएगा कि उसमें फंडामेंटल राइट्स वाली बातें कहां कहां पे लिखी हुई है। जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी समझे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट का मतलब इन सब चीजों के अलावा भी और गवर्नमेंट क्या कर सकती है इन फ्यूचर में, गवर्नमेंट कैसा लॉ बना सकती है, गवर्नमेंट को कैसा लॉ बनाना चाहिए, ये सारी बातें आपको इस तीनों चैप्टर से ही कंप्लीट होंगे। मैंने जब इंडियन पॉलिटी का मैं क्लास ले रहा था यूपीएससी के लिए तो लगभग मैंने 8 से 10 बार ये बातें मैं रिपीट किया हूं कि कॉन्स्टिट्यूशंस का बेसिक स्ट्रक्चर ही डिफाइन नहीं है। लोग कहते हैं कि सेक्युलरिज्म जो है, आपने कभी कभी न्यूज चैनलों में भी सुना होगा कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे गवर्नमेंट दबाना चाहती है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने आए हैं ना। आपने बहुत बार सुना होगा डिबेट में, जब न्यूज चैनलों की डिबेट चलती है कि संविधान बचाओ रैली निकालते हैं कुछ लोग, कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ निकालते हैं, डेमोक्रेसी बचाओ रैली निकालते हैं, जहां पे बातें करते हैं कि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको आप हटा नहीं सकते, इसको आप खत्म नहीं कर सकते। ये सारी बातें आपने जनवरी फरवरी में सुना होगा जब सीएए चल रहा था, है ना, सीए एनआरसी वाला चीजें चल रही थी, है ना। इन सब चीजों को आपने सुना होगा कि वहां पे बातें हो रही थी कि बेसिक स्ट्रक्चर, सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, सरकार कॉन्स्टिट्यूशनली काम नहीं कर रही है, ये सारी बातें आपने सुनी होगी। इन सभी चीजों से जो बातें निखर के सामने आई वो है बेसिक स्ट्रक्चर। क्या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई बेसिक स्ट्रक्चर है? हम सब यह जानते हैं कि इंडिया का जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और हमारा देश सेक्युलरिज्म है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। बट क्या ये सारे चीज मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन को एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं? तो जवाब है कि नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी भी अपने आप से ये खुद नहीं कहा कि ये चीजें जो है या ये पार्ट जो है ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है और इस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप चाहो तो सब बदल दो लेकिन हमारे इन बेसिक स्ट्रक्चर को मत बदलो। तो आपको ये बातें अब ध्यान में रखनी होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन
में कहीं पे भी गलती से भी किसी भी पॉइंट पे बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ नहीं है। समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती रहती है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसे सरकार को बदलना नहीं चाहिए, वो एक अलग सीन हो गया। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बातें लिखी हुई नहीं है। ठीक है, सो पहला जो ऑप्शन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर, यही बात गलत है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डिफाइन ही नहीं किया है। इसलिए मैंने लिखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डिफाइंड, और मैंने ये बहुत बार आपके क्लास में रिपीट किया है, इसलिए ऑप्शन 1 जो है वो इनकरेक्ट है। सवाल पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट, तो पहला तो इनकरेक्ट है। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। क्या है दूसरा स्टेटमेंट? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लायबिलिटीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियाज ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। सो इसमें जो की पॉइंट्स आपको मिल रहा है वो की पॉइंट्स है आपका जुडिशियल रिव्यू, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोवाइड करती है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि किसी जज ने फैसला सुना दिया, ठीक है, तो जज जो है अपने फैसले को भी एक बार रिव्यू कर सकता है। यानी कि मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया जहां पे उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया है, लेकिन उनके डिसीजन देने के बाद भी आप एक बार फिर से वो केस फिर से आप फाइल कर सकते हैं कि इसके ऊपर सब जुडिशियल रिव्यू दीजिए कि ये सही है या गलत है। तो फिर एक बार जुडिशियल रिव्यू दी जाती है, और इसलिए दी जाती है ताकि किसी का भी हक नहीं मरे, है ना। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है, इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्लियर? आगे चलूं। नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। सो आपको बताना है कि इंडिया में ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जो अफसर लोग होते हैं, आईएएस, आईपीएस, है ना, डीएम, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, एसपी, ये सारे लोग जो है ये ब्यूरोक्रेसी होते हैं। पुलिस कमिश्नर, ये सब क्या होते हैं? ब्यूरोक्रेसी होते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर, इन सबको ब्यूरोक्रेट कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप ये बताइए कि इसमें से 4 कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ब्यूरोक्रेसी के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। तो देखिए ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन है। तो जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ाई थी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत सारी बॉडीज पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करती है, कैसे एग्जाम ऑर्गेनाइज करती है, उसका और क्या क्या काम होता है, उसमें मैंने थोड़े हिस्से में ब्यूरोक्रेसी बताया है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही टफ है जिसका आप आंसर ना दे पाए। जिनका आंसर देने के लिए आपको बुक पढ़ना ही जरूरी है। बिना बुक पढ़े हुए भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। यदि आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप अफसर बनने की, ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन आपको आना चाहिए। क्या है ब्यूरोक्रेसी? क्या है? एन एजेंसी फॉर वाइंडिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी चीज है उसको वाइंडिंग करने की एक एजेंसी है। तो गलत है, ऐसा तो कुछ है नहीं। एजेंसी फॉर स्ट्रेटनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है उसको और मजबूत बनाने के लिए काम करती है, तो ये भी नहीं है ना, क्योंकि फेडरलिज्म की जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट अपने आप में मजबूत बनाते रहती है। एंड एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में मतलब बातें करती है या फैसिलिटेट करती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बननी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी होती नहीं है, सरकार कभी भी बन जाती, कभी भी गिर जाती है, जिसके पास बहुमत होता है वो सरकार बनाते हैं, ये सारी चीजें उसमें होती है। सो डी क्या है? एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। सो ये जो ऑप्शन है ये सबसे करेक्ट ऑप्शन है कि सरकार जो भी कानून बनाती है, जैसे कि अभी मैंने कहा कि 2022 तक सबके सिर के नीचे छत होनी चाहिए, तो सरकार ने तो ये पॉलिसी बना दी, प्रधानमंत्री ने तो ये अनाउंस कर दिया दिल्ली के लाल किले से, लेकिन क्या प्रधानमंत्री हर लोगों के पास जाएंगे पूछने के लिए भैया आपके पास घर है या नहीं? घर नहीं है तो चलो मैं आपको घर देता हूं। ये काम तो प्रधानमंत्री का है नहीं, या फिर ये काम किसी मिनिस्टर का भी नहीं है। सो प्रधानमंत्री या मिनिस्टर या पार्लियामेंट जो होता है उसने ये लॉ बना दिया।
अब जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि इस एरिया में हमने 5,000 फ्लैट बना दिए, अब ये 5,000 फ्लैट गरीबों को मिलना चाहिए। अब कौन गरीब है कौन अमीर है इसकी जानकारी प्रधानमंत्री या किसी मंत्री के पास नहीं होती है। इसकी जानकारी वहां के जो तहसीलदार होते हैं, वहां के जो बीडीओ होते हैं, वहां के जो कलेक्टर होते हैं उनके पास होती है। फिर वो उनका नाम निकालते हैं राशन कार्ड से कि कौन गरीब है, किनको घर मिलना चाहिए, फिर उन लोगों को घर अलॉट किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी ब्यूरोक्रेसी है उनका काम है इंप्लीमेंट करना पब्लिक पॉलिसी को। आई बात समझ में? पब्लिक पॉलिसी को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल था और ये क्वेश्चन भी जो है हमारे क्लास से आए हैं। नेक्स्ट है आपका प्रीएम्बल। अभी किसी ने प्रीएम्बल के बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो देखिए प्रीएम्बल के बारे में ही यहाँ पे यूपीएससी ने आपसे भी क्वेश्चन पूछ लिया और प्रीएम्बल वाला चैप्टर में देख लीजिए उसी का स्लाइड मैंने लगाया है जो मैंने पहले पढ़ाया था, बिल्कुल सेम टू सेम जो मैंने पढ़ाया मेरे स्लाइड से क्वेश्चंस आए। क्या क्वेश्चन है? द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, यानी कि भारत का जो प्रीएम्बल है, मतलब सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है वो क्या है? अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है लेकिन इसके पास कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। देखिए इसमें आधी बातें सही और आधी बातें गलत है। आधी बातें क्या सही है? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, लेकिन लिखा गया बट हैज नो लीगल इफेक्ट, नहीं इसके लीगल इफेक्ट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल में जो मुख्य बातें लिखी गई है वो क्या लिखी गई है? वो बातें लिखी गई है इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक पॉलिटिकल सिस्टम, जस्टिस होनी चाहिए, फेडरलिज्म होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए और फर्टिलिटी होनी चाहिए। जस्टिस की बात पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, तो यदि आपको जस्टिस से वंचित रखा जाएगा, यदि आपको किसी चीज पे न्याय नहीं मिलेगा तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब यह है कि लीगल इफेक्ट तो है, जस्टिस बताया गया है, आपके पास फ्रीडम है ना। कभी कभी आप कि फ्रीडम को कोई दबाने की कोशिश करता है तो आप कहते हैं ना कि हमें राइट टू स्पीच है, हम बोल सकते हैं, हम क्यों नहीं बोलेंगे। तो यानी इसका भी लीगल इफेक्ट तो है। यदि किसी ने आपको बोला कि नहीं आप 10 दिन तक बोल नहीं सकते हैं तो आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारी जो व्यक्तिगत जो अधिकार है, जो स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, ये अधिकार हमसे छीना जा रहा है, आप इसके ऊपर जा सकते हैं। मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं क्या? ऐसा नहीं है ना? ठीक है, तो पहला पार्ट तो सही था लेकिन दूसरा पार्ट गलत था, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट क्या है आपका? नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द लीगल इफेक्ट आइदर एंड हैज नो लीगल, ये तो दोनों इसका ऑप्शन गलत है। नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा तो है नहीं, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसके लीगल इफेक्ट भी होंगे, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, ऑप्शन सी। देखिए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये बिल्कुल सही है, एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट नहीं, अलग अलग पार्ट में अलग अलग लीगल इफेक्ट बताए गए हैं और हम सारे लीगल इफेक्ट को प्रीएम्बल के साथ मिला नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि प्रीएम्बल में ये बातें लिखी हुई है कि हमें फ्रीडम मिला हुआ है इसलिए हमें फ्रीडम चाहिए, नहीं, क्योंकि ये बातें जो है आपको फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है, इसके कारण आपको फ्रीडम राइट टू स्पीच मिल रहा है। ये बातें प्रीएम्बल में लिखी हुई है इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। सो सेम लीगल इफेक्ट इसका नहीं है। डी क्या है? अ पार्ट ऑफ लीगल कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं, बट हैज नो लीगल इफेक्ट, इसका लीगल इफेक्ट नहीं है, लेकिन कब? इंडिपेंडेंटली, यानी अकेले। सिर्फ प्रीएम्बल लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि जज साहब की प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि हमें जस्टिस मिलनी चाहिए इसलिए आप हमें न्याय दो, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए इसलिए आप हमें फ्रीडम दो, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि हमें इक्वलिटी मिलनी चाहिए इसलिए आप हमें इक्वलिटी दो। ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि फ्रीडम, इक्वलिटी, ये सारी बातें जो है फंडामेंटल राइट्स में विथ आर्टिकल मेंशन है। तो जज जब भी अपना फैसला सुनाएगा तो वो आर्टिकल मेंशन करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का
इस पार्ट में आर्टिकल नंबर ये है और आर्टिकल नंबर इसके तहत इस व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो बोल सकता है वह एक देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकता है। तो वो जज जो अपना फैसला देगा तो फैसला अपना विद प्रूफ देगा कि ये आर्टिकल नंबर ये मेंशन है, इसलिए इस व्यक्ति को हम ये फैसला सुना रहे हैं। तो इसलिए इसके पास लीगल इफेक्ट तो है, बट लीगल इफेक्ट ये इंडिपेंडेंटली नहीं है, मतलब स्वयं में ये लीगल इफेक्ट हासिल नहीं कर सकता। यदि इस फ्रीडम की बात हम करेंगे तो इस फ्रीडम के लिए हम कहां पे जाएंगे? इस फ्रीडम के लिए हमें जाना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसलिए यहां पे केशवानंद भारती केस या फिर 1995 का जो यूनियन गवर्नमेंट भारत सरकार और LIC ऑफ इंडिया का जो केस है, इस केस के बारे में मैं आपको प्रीएम्बल वाले चैप्टर में हल्का सा बताया हूं, आप वो एक बार देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ये फैसला सुनाया कि जो पहले, हाँ स्टार्टिंग में ऐसा भी हुआ था कि कभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया था कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुडिशियल रिव्यू होता है, सो फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पे रिव्यू दिया और बोला कि नहीं नहीं, पहले वाले जज से गलती हो गई थी, ये प्रीएम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। ठीक है, समझे कि नहीं? समझ गए? आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, फिर से क्वेश्चन आया है। किससे क्वेश्चन आया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। इस बार यूपीएससी में चार क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाले चैप्टर से आया है, और ये ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ 4 से 5 पन्नों का है। अब मेरा स्लाइड पढ़ लीजिए, काम हो गया। क्या है क्वेश्चन? Which part of provisions contained in part 4 of Constitution of India, which of the following statement are correct? तो with reference to the provisions contained in part 4। अभी यहाँ पे ये नहीं कहा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यूपीएससी ने क्या बातें की है? यूपीएससी ने सिर्फ आपको बताया कि पार्ट 4, तो आपको याद होना चाहिए कि पार्ट 4 का मतलब क्या है। तो देखिए, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो हमेशा स्टार्टिंग में मैंने पार्ट मेंशन कर देता हूं, आर्टिकल मेंशन कर देता हूं। तो पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 ये कहां पे लिखा गया है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा गया है। ये बातें आपकी पहली वाली स्लाइड में, यानी जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे इसके पहले वाले स्लाइड में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिखी होगी, उसके बाद पार्ट और आर्टिकल मेंशन है और उसके फीचर सारे मेंशन है। सो क्या है इसमें? With reference to the provisions contained in Part 4 of Constitution of India, which of the following statements are correct? कौन से स्टेटमेंट इसमें सही हैं? They shall be enforceable by court। अब देखिए, जैसे कि मैंने पिछली बार बात की थी आपको कि पार्ट 4 जो है ये वेलफेयर स्टेट के बारे में बताता है, कल्याणकारी राज्य के बारे में बताता है। इसमें से कुछ बातें मेंशन की गई है, जैसे कि गवर्नमेंट लोगों तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाए, गरीब पिछड़ों को मदद दें, उनको मुख्य धारा मेन स्ट्रीम में लाएं। राज्य का यह भी काम है, गवर्नमेंट का यह भी काम है कि नशा का जो भी पदार्थ है, चाहे वो शराब हो या कुछ और भी हो, इन सब चीजों को वो बंद करवाएं। और पशुओं का जो हत्या होती है, गौ हत्या होती है, उन सभी चीजों को वो बंद करें। ये सारी बातें जो है वेलफेयर स्टेट में लिखी हुई है। लेकिन गवर्नमेंट को ये नहीं, जैसे कि आप जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, सो फंडामेंटल राइट्स जो है वो इनफोर्सेबल बाय कोर्ट है। इनफोर्सेबल बाय कोर्ट का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि कहीं पे आपकी फंडामेंटल राइट्स जो है वो एबॉलिश हो रही है, आपके गवर्नमेंट जो है आपके किसी फंडामेंटल राइट्स को आपको प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आप कोर्ट में जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट मेरे फंडामेंटल राइट्स को स्पॉइल कर रही है, मेरे फंडामेंटल राइट्स को एबॉलिश कर रही है, मुझे बोलने का अधिकार है, मुझे बोलने नहीं दे रही, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने का अधिकार है, वो मुझे नहीं दे रही, मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, मुझे रिजर्वेशन का अधिकार है, मुझे रिजर्वेशन नहीं दे रही। ये सारी चीजें आप कोर्ट के सामने बोल सकते हैं और कोर्ट आपका सुनेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो इनफोर्सेबल बाय कोर्ट है, और कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को फैसला देगा कि भैया ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी गई है, ये इसको आप क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं, इसको पूरा करवाइए। ठीक है, लेकिन
जो वेलफेयर स्टेट की बात है, यानी जो पार्ट 4 की बात है, वो इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है। यानी कि सरकार चाहे तो करे, सरकार नहीं चाहे तो नहीं करे। जैसे कि गुजरात और बिहार, ये आप एग्जांपल ले लीजिए, तो देखिए यहाँ पे शराब बंदी है, यहाँ पे कोई शराब पी नहीं सकता, है ना, लेकिन महाराष्ट्र में शराब बिक रही है, तो वहां की गवर्नमेंट ने शराब बंद करवा दी। क्यों शराब बंद करवा दी? क्योंकि वेलफेयर स्टेट में ये मेंशन था कि सरकार जो है शराब बंदी पे ध्यान दे, और वहां की गवर्नमेंट ने शराब बंद कर दी, लेकिन दूसरे स्टेट वाले नहीं करते। तो ये करना ना करना ये सरकार का मोटो है, ये सरकार के ऊपर दिया गया है, सरकार की माइंड है, सरकार अपने दिमाग से काम करे, सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र है। यदि सरकार नहीं करेगी तो कोर्ट उसको ऑर्डर नहीं देगा, ठीक है। सो दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है। नेक्स्ट, दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। यस, अभी तो वही तो बात मैं बता रहा था कि इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट। थर्ड क्या है? द प्रिंसिपल्स लेट डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट। यानी कि इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि गवर्नमेंट जब भी कोई कानून बनाए, जब भी कोई लॉ बनाए, तो वो इन बातों को भी ध्यान में रखे। यानी कि जो बातें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कही गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो फीचर्स है, उसमें जो बातें कही गई है, गवर्नमेंट जब भी कभी कोई कानून बनाए तो उन बातों को भी ध्यान में रख करके बनाए। इसलिए ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 जो है करेक्ट है, इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आई बातें समझ में? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in state for 6 months, even if she is not a member of legislature of that state. देखिए, इस क्लास का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ये भी कवर हुआ है। इसको कवर करने के लिए आप जो है हमारे जो क्लास के जो क्लास हुए हैं, उसका आप स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, आप कोई भी चैप्टर खोल के रिकॉर्डेड क्लास जो है आप सुन लीजिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जहां पे हमने आपको बताया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनने के लिए या फिर पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे लेजिस्लेचर की बात की जा रही है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर की बात की जा रही है। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप उसी स्टेट में एमएलए के चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन है, यदि मैं महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करता हूं, मतलब मेरी जो वोटिंग लिस्ट में जो नाम है वो महाराष्ट्र स्टेट में है, तो मैं क्या कर सकता हूं, और यदि मुझे एमएलए बनना है तो मुझे महाराष्ट्र से ही चुनाव लड़ने पड़ेंगे। यानी कि आप जिस स्टेट से चुनाव लड़ रहे हैं एमएलए बनने के लिए, ये चीजें एमपी में लागू नहीं होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप किसी भी स्टेट से बन सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए नरेंद्र मोदी गुजरात के निवासी हैं, है ना, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहां से है? वो बनारस से है, वो यूपी से है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा क्यों? क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, और सेंटर में तो पूरा इंडिया आता है, इसलिए पूरे इंडिया में आप कहीं से भी चुनाव लड़िए, क्या दिक्कत है। लेकिन एमएलए कहां बैठता है? एमएलए तो दिल्ली में बैठता नहीं है, पार्लियामेंट में बैठता नहीं है, एमएलए अपने स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठता है। तो इसलिए अपने स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने वाला जो व्यक्ति होगा वो उसी स्टेट से बिलोंग करना चाहिए, ताकि उसको उस स्टेट की भाषा आए। अब मान लीजिए कोई बिहार का व्यक्ति यदि महाराष्ट्र में आकर के एमएलए बन गया तो कैसे चलेगा? यदि उसको मराठी आती नहीं तो वो लेजिस्लेटिव के सामने कैसे बातें करेगा, वो महाराष्ट्र के लोगों से कैसे बातें करेगा? तो ये चीजें तो वहां पे हो नहीं पाएगी। तो इसलिए एमएलए बनने के लिए बिल्कुल जरूरी है कि आप उसी स्टेट से बिलोंग करें, यानी आप एमएलए उसी स्टेट से आप चुनाव लड़ सकते हैं जिस स्टेट में आपके वोटिंग लिस्ट में नाम है। सो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन मेड अ मिनिस्टर। बिल्कुल, हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी अ मिनिस्टर इन स्टेट, लेकिन लिखा गया है मिनिस्टर इन स्टेट। आप एक स्टेट में मंत्री बन सकते हैं फॉर अ 6 मंथ इवन इफ शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। यदि आप उस
मेंबर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के मेंबर नहीं है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा क्या है ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द Representation of People Act 1951, a person convicted of criminal offences and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison। यानी कोई व्यक्ति उसको कन्विक्ट हो गया है वो जेल जाने के लिए 5 सालों के लिए, और 5 साल के बाद जब वो जेल से छूट के आया तो वो हमेशा के लिए वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ऐसा नहीं होता है ना। आप देखे होंगे कुछ लोग जेल से छूट करके आते हैं और वो चुनाव लड़ लेते हैं, कुछ लोग जेल में रह के ही पर्चा भर देते हैं और वो चुनाव लड़ लेते हैं, है ना। तो ये जो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, तो इसलिए नाइदर वन नॉट टू। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा हमारे स्लाइड से आया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही सी थिंक्स फिट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कभी भी पार्लियामेंट की मीटिंग बुला सकती है और किसी भी जगह पे बुला सकती है जो उनको लगे। ये बातें जो है सेशन ऑफ पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट का जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर जब पढ़ाए हुए चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये बातें क्लियर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल दिस 3 सेशंस। ठीक है, ऑल दिस 3 सेशंस। The Constitution of India provides for a 3 session of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 seasons। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया कि कौन कौन से वो 3 seasons हैं। क्या है, बजट सेशन है, मॉनसून सेशन है और विंटर सेशन है। ये तीनों सेशन जो है मेंशन किए हुए हैं। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। मिनिमम नंबर ऑफ डेज ये मेंशन है या नहीं, तो बिल्कुल देखिए कोई भी पार्लियामेंट की जो मीटिंग होगी वो 6 महीने से ज्यादा की, मतलब मान लीजिए कि 2 पार्लियामेंट का सेशन है, एक बजट सेशन और एक मॉनसून सेशन है, तो 2 सेशन के बीच 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें इस चैप्टर में बताया गया है। आप एक बार इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। सो इसलिए जो पहला ऑप्शन था वो क्या है, सही है, और जो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल दिस 3 सेशन। नेक्स्ट, राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा। आप मेरा चैप्टर पढ़ लीजिए, राज्यसभा और लोकसभा के ऊपर विस्तार से मैंने बताया है, विस्तार से मैंने बात करी है। जहां पे आपको मैंने बताया है कि लोकसभा के पास क्या पावर है और राज्यसभा के पास क्या पावर है, किन किन क्षेत्रों में किन किन चीजों में लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर है, और किन किन चीजों में राज्यसभा के पास कुछ ज्यादा पावर है और किन किन चीजों में लोकसभा के पास कुछ ज्यादा पावर है। ये सारी बातें जो है इस चार्ट में एक्सप्लेन हमने कराई है, तो आप ये देख सकते हैं। सो राज्यसभा हैज द इक्वल पावर विथ लोकसभा द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। सो न्यू ऑल इंडिया सर्विस में राज्यसभा के पास इक्वल पावर नहीं है, क्योंकि ये जो है ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने का पावर ये राज्यसभा के पास है। ठीक है, इक्वल पावर हम लोकसभा से कह नहीं सकते क्योंकि लोकसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का यदि आपको अमेंड करना है तो लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर है। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलाव चाहते हैं तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर, ऐसा नहीं कि लोकसभा को ज्यादा है या राज्यसभा को ज्यादा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना ये बहुत बड़ी बात होती है, तो इसलिए दोनों को सेम पावर दिया गया है। द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रिमूव करना सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का काम है। लोकसभा में जब संख्या कम हो जाएगा ऑटोमेटिक गवर्नमेंट गिर जाएगा। मेकिंग कट मोशन, मेकिंग कट मोशन भी ऑप्शन नहीं है। सो ऑप्शन बी सही है। आप यहाँ पे सारा कुछ देख लीजिए, कहां कहां सब कुछ यहाँ पे बातें मेंशन की गई है। सो नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following categories of fundamental rights incorporates protections against untouchability as a form of discrimination। यानी कि फंडामेंटल राइट्स की ऐसी कौन सी कैटेगरी में ये बातें लिखी गई है कि अनटचेबिलिटी यानी कि जो छुआछूत जो है इनसे लोगों को आजादी मिले, इसके ऊपर भेदभाव नहीं किया जा सके। तो ये भी मेरे रिकॉर्डेड क्लास में बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल मेरे स्लाइड से क्वेश्चन आए हैं।
तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 जो है वो क्या कहता है, प्रोविजंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन्स, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म को लेकर के, उसके रंग को लेकर के, उसके जाति को लेकर के, उसके लिंग को लेकर के या उसके जन्म स्थान को लेकर के आप भेदभाव नहीं कर सकते, है ना। जाति की बात आ गई तो जाति में ही अनटचेबिलिटी आती है। सो आर्टिकल नंबर 15, और आर्टिकल नंबर 15 किससे बिलोंग करता है ये आपको बताना है। ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से बिलोंग करता है, ये राइट टू फ्रीडम में बिलोंग करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में बिलोंग करता है, और राइट टू इक्वलिटी में बिलोंग करता है। तो राइट टू इक्वलिटी में ये बिलोंग करता है, ये वाला आर्टिकल नंबर 15। यदि आप मेरा फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा ये क्लियर हो जाएगा। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसने फंडामेंटल राइट्स पढ़ी होगी वो आराम से इसका जवाब दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इन इंडिया सप्रेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय। देखिए फिर से तीसरा क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से पूछा गया है। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, अभी ये तीसरा क्वेश्चन भी देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ही पूछ लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल नंबर 15 जो है ये बताता है कि जो जुडिशरी है उसको हमने अलग करके रखा है एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, जो चीजों को एग्जीक्यूट करती है। जैसे गवर्नमेंट ने कोई कानून बना दिया, उस कानून को एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव के पास होते हैं। और जुडिशरी यानी वो कानून कितना सही है, कितना गलत है, यदि वो कानून सही है तो लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये सारा काम किसका होता है, जुडिशरी का होता है। सो आप यहाँ पे मेरा देख लीजिए आर्टिकल नंबर 50 कहीं पे लिखा होगा, देख लीजिए मेरे ही बिल्कुल क्लास नोट से, स्लाइड से आपको क्वेश्चन आया है। आर्टिकल नंबर 50, सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो ये बातें आर्टिकल 50 किस में बिलोंग करता है, आर्टिकल 50 बिलोंग करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ओके, नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डिफिनेशन इज। तो पहला ही जो क्वेश्चन था मेरा, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था डेमोक्रेसी के बारे में, कितने तरह की डेमोक्रेसी होती है उसके बारे में मेंशन मैंने किया था। तो क्या इसमें क्वेश्चन है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर यानी कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया गवर्नमेंट होता है। लेजिस्लेचर यानी कि जैसे कि संसद के द्वारा बनाया गया सरकार, या फिर राज्य के विधानसभाओं के द्वारा बनाया गया सरकार। दूसरा है पॉपुलर गवर्नमेंट यानी कि पॉपुलर गवर्नमेंट यानी कि जो फेमस गवर्नमेंट होता है जिसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, तो मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है या नहीं है, या लिमिटेड गवर्नमेंट। तो इसका देखिए ये क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। ये सिंपल क्वेश्चन उसके लिए है जिसको पॉलिटी बहुत अच्छे से आती है, लेकिन ये कॉमन इंसान के लिए या फिर कॉमन बच्चों के लिए क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, क्योंकि इसके चारों ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं। गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, आपको पता है कि जनता तो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, सरकार बनाने का काम तो लेजिस्लेचर का ही होता है। लेजिस्लेचर यानी कि संसद आपस में बैठती है और आपस में सरकार बनाती है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा है पॉपुलर गवर्नमेंट, तो पॉपुलर गवर्नमेंट ही तो सरकार बनाती है, जिसको ज्यादा वोट मिलता है वही सरकार बनाती है। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, ये भी सोच के आपको लग रहा होगा कि अरे ये भी आंसर सही हो सकता है, क्योंकि अभी आप देख लीजिए केंद्र में जो सरकार है वो किसकी सरकार है, वो एनडीए की सरकार है। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, अलायंस का मतलब होता है ज्वाइंट, ज्वाइंट का मतलब होता है मल्टी पार्टी, जहां पे आपका बीजेपी है, जहां पे आपका जेडीयू है, जहां पे आपका एलजेपी है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे पार्टी बना करके अपनी सरकार बनाते हैं। तो जिन लोगों को पॉलिटी में पूरा डेप्थ वाला नॉलेज नहीं है उसके लिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट जो मेन जो सही आंसर होगा वह है लिमिटेड गवर्नमेंट। और ये जो है इसका जो आंसर है, ये आप मेरे क्लास में यदि आपने अटेंड किया होगा और आपने अच्छे से सब कुछ समझा होगा तो इसका जवाब आप दे सकते हैं कि लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड पावर होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब यही होता है। जैसे अभी आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था, जनवरी फरवरी में सीएए एनआरसी आ गया था, तो न्यूज चैनलों में डिबेट चलता था कि हमारी जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम नहीं कर रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम करना का मतलब क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के पास क्या होता है, लिमिटेड पावर होता है। वो निरंकुश नहीं हो सकती, यानी वो जो चाहे वो नहीं कर सकती। उसके पास एक लिमिटेड पावर होती है और वो उसी पावर का इस्तेमाल करके वो तरह तरह के कानून, तरह तरह के नियम, तरह तरह के लॉस बनाते हैं। आई बात समझ में आपको?
आगे चले। गुड। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, ये क्वेश्चंस मैंने कवर नहीं किया, लेकिन जो लोग मेरे क्लास अटेंड किए होंगे यूपीएससी का वो मुझे बताएं ये क्वेश्चन मैं कवर किया हूं या नहीं किया हूं, क्योंकि ये फिर से ऐसा क्वेश्चन आया है जो एक चैप्टर में कवर नहीं हो सकता। यानी इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको मेरे 2-3 चैप्टर यदि आपने पढ़ा होगा, जैसे कि प्रीएम्बल यहाँ पे ऑप्शन में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑप्शन में है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑप्शन में है, यदि आपने ये तीनों चैप्टर पढ़ा है तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। किसी एक चैप्टर का मैं स्लाइड उठा करके यहाँ पे मैं रख नहीं सकता था, इसलिए मैंने अपने क्लास की स्लाइड यहाँ पे नहीं डाली है, बट मेरे रिकॉर्डेड क्लास सारे यदि आप लोग अटेंड कर लेंगे तो ये भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्या पूछा गया है? अदर देन फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को छोड़ करके which of the following parts of constitution of India reflects the principle and provisions of universal declaration of human right। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो बताता है? देखिए फंडामेंटल राइट्स में तो बताता ही है, फंडामेंटल राइट्स पे ह्यूमन राइट्स की बात आती ही आती, क्योंकि जहां पे फंडामेंटल राइट्स आएगी वहां पे ह्यूमन राइट्स की बात आएगी ही आएगी। तो इसलिए ऑप्शन जो है, इसलिए आपको यहाँ पे सीधी बातें लिख देगी अदर देन फंडामेंटल राइट्स। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को छोड़ करके और कहां पे ह्यूमन राइट्स की बातें कही गई है? प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल में ह्यूमन राइट्स की बातें कही गई है क्या? प्रीएम्बल आप खोल करके पढ़ लीजिए, प्रीएम्बल वाला मेरा चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसमें कहीं पे भी मैंने ये मेंशन किया है क्या ह्यूमन राइट्स के बारे में? नहीं, कहीं पे भी मैंने मेंशन नहीं किया है। और मैंने आपको बताया है कि जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे, चाहे वो यूपीएससी का सिविल सर्विस हो या फिर यूपीएससी का एनडीए हो, यूपीएससी का सीडीएस हो, यूपीएससी हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछती है, क्वेश्चन उनका सिंपल होता है लेकिन ऑप्शन बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आपको ऑप्शन में लगेगा अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, शायद सर ने हमें पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग से एंड तक यही बात बोला है कि जो मैंने इंडियन पॉलिटी में नहीं पढ़ाया है और वो यदि आपके ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि वो 1000% वो ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल ही रॉन्ग होगा। 1000% वो ऑप्शन रॉन्ग होगा। यानी ऐसा नहीं है कि मैंने वो बाय मिस्टेक में मिस कर दिया या मैं भूल गया होगा वो पढ़ाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने डे 1 से लेकर के एक्सप्लेन किया है, जैसे मैंने मई से क्लास स्टार्ट किया था। जो मैंने नहीं पढ़ाया और वो आपके ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको, तो पहले आप उसको तुरंत क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया नहीं वो बिल्कुल नहीं आएगा। पॉलिटी में ऐसा एक भी चीज नहीं होगा जो मैं मिस करूंगा, इस चीज की गारंटी है यहाँ पे। एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो मैं मिस करूंगा। हर एक बारीकियों को मैं समझा हूं, यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछ सकती, क्या क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है। आपको ये लेक्चर देख के पता चल गया होगा कि सारा चीजें जो है हमारे प्रीवियस क्लासेस में सारी चीजें कवर थी। जो यूपीएससी का जो सबसे टफेस्ट एग्जाम है सिविल सर्विस, उसके सारे क्वेश्चंस को मैंने इसमें कवर करवा करके आपको वो बाय प्रूफ दिखाया है। तो पहला जो फंडामेंटल राइट्स है वो तो फंडामेंटल राइट्स जो है ह्यूमन राइट्स के बारे में बताएगा ही बताएगा, लेकिन प्रीएम्बल बताएगा क्या? नहीं, क्योंकि प्रीएम्बल में इस सब चीजों के बारे में मेंशन नहीं है। प्रीएम्बल जस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जहां पे एक जैसे होता है ना एक ट्रेलर आता है, मूवी का ट्रेलर, तो वो मूवी का ट्रेलर है। प्रीएम्बल जो है वो जस्ट मूवी का एक ट्रेलर है, उसमें ह्यूमन राइट्स की बातें नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर से क्वेश्चन आ गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी चौथा क्वेश्चन जहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बातें कही गई है। सो बिल्कुल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी वो वेलफेयर स्टेट ही है, और वेलफेयर स्टेट में यदि आप ऐसी वेलफेयर स्टेट की बातें कर रहे हैं और उसमें ह्यूमन राइट्स नहीं हो तो वो काहे का वेलफेयर स्टेट भाई? वेलफेयर स्टेट का मतलब ही है कि वहां पे हर एक चीजों के राइट्स के बारे में बताएं, तो ह्यूमन राइट्स तो उसमें आएगा ही आएगा। तो इसलिए ऑप्शन जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन 2 तो करेक्ट हो गया, लेकिन पहला और दूसरा देखिए, इसको आप इसको कट कर सकते हैं उस ऑप्शन को, क्योंकि पहला ऑप्शन तो गलत है। इसको भी कट कर सकते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। इसको भी आप कट कर सकते हैं क्योंकि जहां पे फर्स्ट आ जाए वो तो सारा कट हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज में ह्यूमन राइट्स की बात ही नहीं है। वो तो ड्यूटीज वो तो एक व्यक्ति के ऊपर लागू होती है, वो किसी सरकार के ऊपर तो लागू है नहीं, है ना। ये आपके ऊपर लागू है कि आपको सरकार के प्रति जिम्मेदार रहना होगा, अपने देश के प्रति जिम्मेदार रहना होगा। तो वहां पे ह्यूमन राइट्स की कोई बातें लिखी हुई नहीं है और कोई बातें कही हुई नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 13 के 13 जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल
ही मेरे स्लाइड से आए हुए हैं, मेरे क्लास से आए हुए हैं, जो बच्चे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। मैं ये सारा क्लास आपके जो भी है, कल तक ये जितने भी क्लासेस हैं वो आपके मतलब अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, तो आप सारे क्लासेस को, इन पॉलिटी के सारे क्लासेस को आप आराम से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है ना। बात रह गई थोड़ी सी, हम थोड़ा एनालिसिस की भी बात कर लें। हमेशा ये होता है कि यूपीएससी सिविल सर्विस का जो पेपर होता है वो मई जून जुलाई में होता है ना। पिछले 2-3 सालों से वो जून में हो रहा था, जून में हो रहा था, फर्स्ट वीक ऑफ जून में हो रहा था। तो और सीडीएस का जो पेपर होता है वो अक्टूबर नवंबर में होता था, है ना, सितंबर से नवंबर के बीच में होता था। तो वो 3-4 महीने का जो गैप मिलता था ना, उसमें हम थोड़ा एनालिसिस कर लेते थे कि यदि सिविल सर्विस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सीडीएस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अभी तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, हमारे पास 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। लेकिन 1 महीने से भी कम समय में आप बहुत अच्छे से इसका यूज कर सकते हैं। इस बार देखिए, इस बार करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यूपीएससी में बिल्कुल ना के बराबर थे। मतलब 5-10 क्वेश्चंस होंगे जो जिनको कह सकते हैं कि नहीं ये सच में ये करंट अफेयर्स के हैं। बाकी सारे क्वेश्चन जो है आपके बुक से ही पूछे गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा यूपीएससी ये नहीं चाहती कि वो करंट अफेयर से क्वेश्चन ना पूछे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एग्जाम होगा या नहीं होगा, इस बात को लेकर भी यूपीएससी क्लियर नहीं थी। होगा तो किस मंथ में होगा, बीच में गवर्नमेंट ने फिर से लॉकडाउन लगा दे तो एग्जाम वो कैसे कंडक्ट करवाएगी, ये सारी बातें थी। तो इसलिए करंट अफेयर्स में कौन सा क्वेश्चन डालना ये बहुत ही उनके लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण भरा काम था। इसलिए वो उनसे बचे, और यही बचाव वो आपके सीडीएस एग्जाम में भी करने वाले हैं। तो सीडीएस एग्जाम में भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है नाम मात्र के ही आने वाले हैं। आपको जो मेन फोकस करना चाहिए वो आपका जो सब्जेक्टिव है उस पर आपको करना चाहिए। अभी आप देख लेंगे पॉलिटी का क्वेश्चन काफी मात्रा में सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन आप हिस्ट्री को ले लें, मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो कभी किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा, या लोगों को ये आशा भी नहीं होगी कि ये क्वेश्चन आ भी सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसलिए थोड़ा आप ध्यान से पढ़िए, और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन भी काफी अच्छे से आपको करना चाहिए। और दूसरी बात है, आपको वीडियो लेक्चर देखने का आदि, क्योंकि मेरे वीडियो लेक्चर्स बहुत ज्यादा हैं, यदि ये सारे लेक्चर्स आप कवर नहीं कर पाएंगे तो आप एक चीज कवर कर सकते हैं, ये है मेरी स्लाइड। ये सारी पीपीटी जो है मैं वेबसाइट पे अपलोड कर देता हूँ फोल्डर बना करके, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो क्या होगा, यदि आपको सारे लेक्चर्स देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप ये स्लाइड हमारा देख लीजिए। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। यदि आपके पास टाइम है, यदि आपके पास कॉलेज का कोई एग्जाम नहीं है, तो बिल्कुल आप मेरे लेक्चर को फॉलो कीजिए, क्योंकि सिर्फ स्लाइड देख करके आंसर दे पाना संभव नहीं होगा। क्योंकि स्लाइड में बातें लिखता हूं, उसको फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, वो एक अलग चीज होता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल भी यदि आपके पास टाइम नहीं है, यदि आपने बिल्कुल भी पढ़ाई किसी और सब्जेक्ट का नहीं किया है, आप बिल्कुल अभी 2-3 महीने में ही पढ़ाई करके एग्जाम देना चाह रहे हैं, तब फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, करता क्या मरता क्या ना करता वाली बात आ जाएगी। तो उस सिचुएशन में आपसे जितना पॉसिबल हो मेरे वीडियो क्लास देखें, और जब लगे कि नहीं उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप स्लाइड भी पढ़ करके थोड़ा बहुत आप रिवीजन कर ले। और जिसने पूरा वीडियो क्लास कवर कर लिया वो स्लाइड को 2-3 बार रिवीजन कर ले। इससे ऊपर और इससे नीचे यूपीएससी कुछ पूछने वाली नहीं है। अच्छा, अब ये मेरे स्लाइड आप डाउनलोड कैसे करेंगे ये एक्सप्लेन मैं अभी आपको यहीं पे कर देता हूं। तो स्लाइड डाउनलोड करने के लिए मैं आपको शेयर माई स्क्रीन कर रहा हूं, आप लोग मेरा अब स्क्रीन देख पाएंगे। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? है ना, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो देखिए, आप इस क्लास की वेबसाइट पे जाएंगे geeducationhub.com पे। यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस डाउनलोड पे आपको क्लिक करनी है। आप जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें आपको दिख रही है, जैसे 11 साइंस, 12 साइंस, एनडीए, जेडबलई, बैंकिंग, सीडीएस, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और मैं ये टैब बना देता हूँ जहां पे मैं इंडियन पॉलिटी डाल दूंगा। और उस इंडियन पॉलिटी पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप इंडियन पॉलिटी के जो भी मेरे क्लासेस हुए हैं वो सारे क्लासेस आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अभी देखिए आप क्या होगा, सीडीएस पे जब आप जाएंगे, जब आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो क्या करना होगा, आपको लॉग इन करना होगा या फिर रजिस्टर करना होगा। आप लोग अभी रजिस्टर किए हुए हैं, ये मत समझिएगा कि आप लोग रजिस्टर किए हुए हैं। आप लोगों ने जो भी रजिस्ट्रेशन किया है वो हमारे इस वेबसाइट पे किया है ना।
आप लोग जो भी रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं वो हमारे इस वेबसाइट पे किए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइड वाले पे। तो इसकी एक रजिस्ट्रेशन सेपरेट है, इस यानी कि यहाँ पे आपको फिर से एक नई रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करके क्या करना है, आपको सबसे पहले रजिस्टर हो जाना है, चीजें आप डाल दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद तभी आप उस चीज को डाउनलोड कर पाएंगे, यानी डाउनलोड पे जब भी आप क्लिक करेंगे किसी भी चीजों पे, तो आपसे दो ही चीज पूछी जाएगी, आप लॉगिन करें या रजिस्टर करें। यदि आप ऑलरेडी लॉगिन है तो वो डाउनलोड हो जाएगा, यदि लॉगिन नहीं है तो आप रजिस्टर करें, रजिस्टर करके फिर लॉगिन करें और फिर डाउनलोड करें। बातें क्लियर हो गई? आई बातें समझ में? ओके। बिल्कुल, अनिकेत पूछ रहे हैं सीडीएस में जैसे डायरेक्ट आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स पूछ लेते हैं वो सब भी कवर्ड है। बिल्कुल, मैंने आपको नहीं बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं छोड़ता हूँ, हर एक चीज कवर है मेरे स्लाइड्स में, हर एक चीज कवर है मेरे क्लास के लेक्चर में। कोई भी क्लास स्टार्ट होने के पहले वो किस से रिलेटेड है, किस आर्टिकल से रिलेटेड है, किस पार्ट से रिलेटेड है, ये सारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तभी मैं क्लास लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो डाउनलोड करने वाली बात है ये आप कल कर लीजिएगा, आज मैं रात तक इसको अपलोड कर दूंगा सारे पीडीएफ्स को, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और हाँ बीच में कभी हो सके तो कल भी मैं आ जाऊंगा क्लास लेने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जिसका लाइव क्लास लेना जरूरी मुझे लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैं फिर से क्लास ले लूंगा, डोंट वरी। और कुछ रिकॉर्डेड क्लास रहेंगे, रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा, और कुछ लाइव क्लास में ले लूंगा। ठीक है, तो चलें अब, कैसा लगा आपको पढ़ करके, मजा आया? टाइम आपको बता दिया जाएगा, आपको मैसेज कर दी जाएगी, डोंट वरी। और आपके ऐप में भी नोटिफिकेशन आते हैं टाइम को लेकर के, तो आप ऐप भी खोल करके नोटिफिकेशन चेक कर लिया कीजिए, आपको वहां पे भी नोटिफिकेशन सारी चीजों का मिलता रहता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छे से पढ़ाई करें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू शुभम।